काशीपुर में ये खुलासा हुआ है कि जहां लूट, चोरी, डकैती, हत्याओं में कमी आई, वो वहीं महिला के साथ बलात्कार जैसे अपराधों में इजाफा हुआ है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध जिला उधम सिंह नगर में सामने आए। 2020-21 में उत्तराखंड में 151 बलात्कार उधम सिंह नगर जिले में दर्ज किए गए। इस मामले पर काशीपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन की बात की गई तो उन्होंने मांगी आरटीआई को सामने लाते हुए कहा कि बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों पर अंकुश के लिए अब पुलिस को सतर्क होने के साथ साथ जनता को सतर्क और जागरूक होना पड़ेगा। वहीं क्षेत्र के उपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने भरोसा दिया है कि जल्द ही अन्य अपराधों के अलावा दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से पूरी सतर्कता बरती जाएगी। देखिए, सबसे पहले प्रायोरिटी तो ये होती है हमारी कि जो भी महिला संबंधी अपराध होता है कि तत्काल उसका संज्ञान लेकर और उसको पंजीकृत किया जाए और तत्पश्चात उसमें जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। अब क्योंकि देखिए, जो महिला संबंधी अपराध हैं, आपने भी देखा होगा कि उसमें अधिकतर लोग, मेरा मानना है कि 60 से 70% लोग जो है उसमें जानकार या उनके निकट संबंधी का ही हाथ होता है। तो लिहाजा ऐसे अपराध को रोक पाना जो है कई बार संभव नहीं हो पाता। इस वजह से जो है इनमें बढ़ोतरी भी होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो हमारे द्वारा जो है तत्काल महिला संबंधी अपराध को रजिस्टर किया जाता है और तत्काल उसमें सख्त से सख्त जो वैधानिक कार्रवाई वो तत्काल की जाती है। ये जो है हमने 3 वर्षों के जो है आंकड़े मांगे थे अपराधों के। हमने हमें ये आंकड़े दिए हैं जिसमें 2012, 2020, 19 और 18 के तुलनात्मक आंकड़े हैं, जिसमें 2020 में कोरोना काल रहा, कुल 16,116 अपराध हुए, जिसमें 11,478 अपराध जो है भारतीय दंड संहिता के और 4638 अपराध अन्य अधिनियमों के। अब एक और चिंता की बात है कि बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो खाली मैदानी क्षेत्रों में नहीं हो रही, उत्तराखंड के शांत पहाड़ी जनपदों में भी हो रही। हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। डॉक्टरों और तीनदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर मारपीट का आरोप लगाया। सीसीटीवी के जरिए पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हल्द्वानी से, जहां पर सुशीला तिवारी अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। डॉक्टरों और तीमारदारों के बीच जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 20 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच पर्यटन स्थलों पर भीड़ को नियंत्रण के लिए अधिकार जिलाधिकारी को दिए गए हैं। वो जरूरत के हिसाब से रोक लगा सकते हैं। वहीं सरकार ने खेल गतिविधियों के संचालन को भी अनुमति दे दी है। एसओपी के तहत कर्फ्यू 20 जुलाई की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। विवाह समारोह और शव यात्रा में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति, जबकि सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाओं या डिस्टेंस लर्निंग अनुमति होगी। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान फिलहाल 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। किसी भी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी। सभी वाणिज्य और निजी प्रतिष्ठान साप्ताहिक बंदी को छोड़कर बाकी दिन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम और इनसे संबंधित गतिविधियां अग्रिम आदेश तक बंद रहेगी। सभी जिम 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। वहीं बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए और मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 51 संक्रमित मिले हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 205 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या अब घटकर 932 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 2,22,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 3 जिलों में अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और टिहरी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। वहीं बागेश्वर में 3, चमोली में 1, चंपावत में 2, देहरादून में 15, हरिद्वार में 7, नैनीताल में 11, पौड़ी में 1, पिथौरागढ़ में 2, उधम सिंह नगर में 2 और उत्तरकाशी में 7 मामले सामने आए। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे का यह आंकड़ा, जिसमें 51 संक्रमित मरीज मिले हैं।
प्रदेश में ब्लैक फंगस के नए मामले और मौतें थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को 3 नए मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि की गई, जबकि 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 526 हो गई है और मरने वालों की संख्या 106 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देहरादून जिले में ब्लैक फंगस के 3 नए मामले मिले हैं। उन्हें उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया है। 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। 4 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। तो वहीं देहरादून में आईएमए ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की अपील की गई है। कोरोना के हालातों को देखते हुए ये अपील की गई। यात्रा होने से कोरोना से हालात बिगड़ सकते हैं। इसी को लेकर आईएमए ने सीएम को पत्र लिखा और कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की अपील की गई। देहरादून में 14 जुलाई को पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक होगी। 11 बजे सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में ये कैबिनेट बैठक की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। तो बड़ी और अहम जानकारी, 14 जुलाई को कैबिनेट की बैठक होगी। 11 बजे सचिवालय में ये बैठक की जाएगी। आपको बता दें, इसमें कई अहम प्रस्ताव पर मोहर भी लग सकती है। तो 11 बजे सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में ये कैबिनेट बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम करेंगे। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केजरीवाल जी को पहले दिल्ली की जनता से किए गए वादों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। सांसद बलूनी ने कहा कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में फ्री बिजली का वादा किया था, मगर हर बिल के साथ सरचार्ज, एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज के नाम पर हर उपभोक्ता से रुपये वसूले जा रहे हैं। फ्री पानी की घोषणा करने वाले केजरीवाल टैंकरों से पानी पिला रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई कोरोना काल में जग जाहिर हो चुकी है। दिल्ली में कोई नया अस्पताल नहीं खोला गया। उन्होंने कहा कि स्कूलों को लेकर किया गया प्रचार हवाई साबित हुआ है। केजरीवाल जी उत्तराखंड की जनता को जागरूक करना चाहते हैं। केवल फ्री के फॉर्मूले से आप सत्ता में नहीं रह सकते। मुझे लगता था कि उत्तराखंड में आके आप सच बोलेंगे, लेकिन आप दिल्ली में झूठ बोलते रहे, पूरे देश की जनता से झूठ बोलते रहे। तो मुझे लग रहा था देवभूमि में आके शायद आप सच बोल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने दिल्ली में फ्री बिजली देने की बात की। कृपया आप बताएं कि बिजली फ्री देते हैं तो ये सरचार्ज क्या होता है हर बिल के साथ? ये एनर्जी चार्ज क्या होता है? ये फिक्स चार्ज क्या होता है? इन नामों से आप बिजली का बिल वसूल करते हैं। आपने दिल्ली में पानी देने की बात की। आज दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद टैंकरों से पानी पिया जा रहा है। आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी। कोविड के टाइम पे इनका उजागर हो गया कि मोहल्ला क्लिनिक कैसे चल रहे हैं। आपने दिल्ली में कोई अस्पताल इतने सालों से नहीं खोला। आपने स्कूलों की बात की थी। स्कूलों का पूरा सिस्टम दिल्ली के अंदर फेल हो गया। तो हमें लगता था कि कम से कम आप इस देवभूमि में आके प्रायश्चित करेंगे कि मैंने दिल्ली की जनता से झूठ बोला, लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप उत्तराखंड में भी आके इस तरह से असत्य आप बोले। ये देवभूमि है, यहाँ असत्य बोलने वालों को अस्वीकार किया जाता है। काशीपुर में आयुष्मान अस्पताल में 24 साल की महिला ने समय से पूर्व ही प्रसव के दौरान 3 बच्चों को जन्म दिया। फिलहाल तीनों बच्चे और मां स्वस्थ हैं। ग्राम बाबरखेड़ा निवासी मनोज की पत्नी आंचल ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। तीनों बच्चे 2 से 5 मिनट के अंतराल पर पैदा हुए हैं। महिला और उसके तीनों बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य कर्मी और नर्स ये देखकर काफी हैरान हैं। अस्पताल के एमडी डॉक्टर विकास गहलोत के मुताबिक जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। सभी की देखभाल और उनका इलाज आयुष्मान योजना के अंतर्गत निःशुल्क किया जा रहा है। महिला के परिजनों ने बताया कि उन्हें ईश्वर ने बड़ा तोहफा दिया। तीनों के जन्म से परिवार में खुशी की लहर है। हमारे यहाँ पे आज आंचल मरीज जिसकी उम्र 24 साल है, पति का नाम मनोज है और बाबरखेड़ा के रहने वाले हैं। उनकी आज ऑपरेशन के थ्रू 3 बच्चों की डिलीवरी हुई है। तीनों के तीनों बच्चे स्वस्थ हैं, माँ भी स्वस्थ है और तीनों ही बच्चों का इलाज आयुष्मान कार्ड के थ्रू निःशुल्क है। मसूरी में लंबे समय से मोटर मार्ग की मांग कर रहे ग्राम चलचला के निवासियों की जब शासन प्रशासन ने काफी समय से कर रहे मोटर मार्ग निर्माण की
पूरी नहीं की तो समाज सेवी मनीष गोनियाल ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कर डाला। आपको बता दें कि मोटर मार्ग निर्माण की मांग कई दिनों से क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से की जा रही थी, लेकिन निर्माण नहीं हो पाया, जिस वजह से लोगों का कोई समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था। जिसे देखते हुए अब ग्रामीणों ने समाज सेवी मनीष से संपर्क किया, जिस पर उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि वे जल्द ही मोटर मार्ग का निर्माण करवा देंगे, जिसके बाद मनीष जेसीबी मशीन लाकर मुख्य मार्ग से ग्राम चला तक मोटर मार्ग का निर्माण करवा रहे हैं। तो जब सरकार ने नहीं सुनी तो समाज सेवी आगे आए और ग्रामीणों की समस्याओं को दूर किया। हल्द्वानी नगर निगम की आय का मुख्य जरिया हाउस टैक्स नगर निगम की दुकानों से आता है। नगर निगम को हर साल इस टैक्स से करीब 5 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है, लेकिन कोरोना काल में आम आदमी को 25% की छूट देने के बाद भी नगर निगम को टैक्स का भुगतान नहीं मिल पा रहा। नगर निगम ने टैक्स जमा करने के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन तय कर रखी थी, जिसे अब 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। अब तक नगर निगम को टैक्स के माध्यम से सिर्फ 20 लाख रुपए का राजस्व प्राप्ति हो पाई है। देखिए, कोविड के जो सेकेंड वेव था उसके चलते नगर निगम के भवन एवं स्वच्छता कर और किराएदारी के वसूली में प्रभावित हुई है, और इसके चलते नगर निगम बोर्ड द्वारा इसकी वसूली जो 31 जून तक होनी थी छूट के साथ, इसको 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से राज्य में मानसून सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग के निर्देशक विक्रम सिंह का कहना है कि मानसून फिर सक्रिय होने से मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश की संभावना है। राजधानी दून के अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी जैसे जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैं भी जो मैं कहूँगा कि देहरादून, टेहरी और उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट्स है, तो इनमें भी 2 दिन जो है सिचुएशन इसी तरह की रहने वाली है कि जिसमें कि हैवी से वेरी हैवी रेन जो है कहीं कहीं पर मिलेगी, और साथ में एक्सट्रीमली हैवी भी जो है वो भी कहीं एक आध जगह में वो मिल सकती है। और जहाँ तक हैवी रेन्स है तो और डिस्ट्रिक्ट्स में भी एका दुक्का जगहों में है। इसके साथ ही जो हैवी से वेरी हैवी रेन्स है, या बल्कि मैं कहूँगा एका दुक्का जगह में एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है, तो उनकी भी संभावना है। तो उसमें जो खासकर अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो है पिथौरागढ़ है, चंपावत है, या फिर नैनीताल है, इसी तरह जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, तो ये कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें खासकर इस तरह की रेंज जो है जो हैवी से वेरी। टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर ब्लॉक में आज सुबह से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आज हुई बारिश से बने NH 58 सड़क मार्ग के जियालगढ़ पुल को खतरा पैदा हो चुका है। बारिश की वजह से उफनते गदेरे ने पुल के पिल्लर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिससे कभी भी कोई जनहानि की संभावना उतर रही है। साथ ही तेज बारिश की वजह से सड़क पर खड़ी कार बह गई। कार में उस समय कोई भी व्यक्ति सवार नहीं था। आम के बगीचों को भी इस बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ। टिहरी में देर रात से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। चंपा धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगुड़ बैरियर्स के समीप भारी मलबा आने के चलते राजमार्ग बंद हो चुका है। राजमार्ग बंद होने से दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लगातार तेज बारिश होने के चलते राजमार्ग खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। टिहरी में अब तक 6 ग्रामीण मोटर मार्ग भी बंद हो चुके हैं। बारिश के चलते तमाम तरह की मुश्किलें अब ग्रामीणों को उठानी पड़ रही हैं। बाइक सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की तरफ से चलाई गई गोली से एक बदमाश घायल हो गया, वहीं दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा,
जिसकी तलाश के लिए आसपास के क्षेत्रों में काबीज कर दिया गया है। बदमाशों ने रुड़की में एक महिला से चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। देहरादून में भी इन्होंने कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया और फिर एक से लूट के बाद ये घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। रुद्रप्रयाग में युवक की लाश मिलने के बाद उसका पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो से कुछ लोग चोरी के आरोपी के चलते युवक से पिटाई कर रहे हैं। एफसीआई गोदाम के पास झाड़ियों में युवक का शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे की पीट कर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि युवक इमरान पर चोरी का आरोप लगा है। पुलिस ने इमरान के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीआई के पास एक युवक की हमें मृत अवस्था में उसकी बॉडी मिली थी और ये जानकारी हुई कि वो उस पर एलिगेशन लगा था चोरी का और उस वजह से कुछ गार्ड और कुछ एफसीआई के कुछ गार्ड और कुछ ड्राइवर्स ने उसकी पिटाई करी थी। ये मामला पूरा संज्ञान में आया है, जिसको मामले को दर्ज कर लिया गया है मर्डर की धाराओं में और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैम, घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। जी, उसको भी देखा जा रहा है। उसमें जो लोग हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है और अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है पूरी तरह से तो बिल्कुल उन पर जो मर्डर की धारा है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम पर हुई 2 करोड़ की लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 लाख रुपए नगद, चांदी की एक मूर्ति और 2 तमंचे बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी यूपी के बुलंदशहर में सक्रिय हैं और एक गैंग के सदस्य हैं। बाकी फरार 5 लोगों की तलाश की जा रही है। हरिद्वार के एसएसपी शेथिल कृष्णराज एस ने ज्वालापुर कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि घटना के बाद से जिला पुलिस एसटीएफ सीआईयू आरोपियों की धरपकड़ में जुटा हुआ है। 3 लोग गिरफ्तार किया। इनसे 2,16,000 रुपये और कुछ सिल्वर आइडल्स जो है हमने बरामद किया और 2 तमंचा और एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट का हमने बरामद की है। इनसे पूछताछ करने पर जो है हमें 5 लोग हाउ इस गैंग का बारे में सूचना मिली है। ये सतीश चौधरी जो ताऊ गैंग का प्राइम मेंबर है, उनका द्वारा इस घटना का अंजाम दी गई है और इसमें और 5 लोगों को पकड़ने के लिए हमारी 6 टीम जो है विभिन्न जगहों पे जो है ये दबिश की कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो है हमें इसमें सफलता मिलेगी। सर, जैसा ये कोई गैंग है जो संगठित रूप से काम करता है और कहाँ पर ये एक्टिव है? यस, ये जो है लगभग इस गैंग लीडर जो सतीश चौधरी है उनका ऊपर 11 मुकदमा है। इसमें जिला उधम सिंह नगर में भी इनका ऊपर मुकदमा है, दिल्ली में है, हरियाणा में है और अलीगढ़ एवं बुलंदशहर जनपद में है। तो ये एक इंटरेस्टेड गैंग है। इस टाइप का इनका मोडस ऑपरेंडी रही है कि जो ज्वेलरी शॉप में देखा जाए पूरा शॉप को खाली करने का जो है ये बहुत हीनियस गैंग है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।